नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। देश के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस अब हमारे बीच नहीं है। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में 88 साल की उम्र में जॉर्ज फर्नांडिस ने अंतिम सांस ली। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हो गया है। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे और 88 साल की उम्र में दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। देश के रक्षा मंत्री थे वो वाजपेयी गवर्नमेंट में। पोखरण में परमाणु परीक्षण के वक्त भी जॉर्ज फर्नांडिस ही देश के रक्षा मंत्री थे। वीपी सिंह की सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस रेल मंत्री भी रहे। 1967 में जॉर्ज फर्नांडिस पहली बार सांसद बने और 9 बार लोकसभा के सांसद रहे जॉर्ज फर्नांडिस। उनको जान लीजिए आप। वाजपेयी सरकार में रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस 2004 तक। पोखरण परमाणु विस्फोट के समय वही देश के रक्षा मंत्री थे। करगिल युद्ध के वक्त भी वही रक्षा मंत्री थे देश के। जब जॉर्ज फर्नांडिस देश के रक्षा मंत्री थे तो कई बड़ी घटनाओं के वो गवाह भी बने। 1998 से 2004 तक वो रक्षा मंत्री रहे। पोखरण टेस्ट भी इसी दौरान हुआ था और करगिल युद्ध भी इसी दौरान हुआ। 1967 में वो पहली बार सांसद बने और 2004 तक उन्होंने 9 लोकसभा के चुनाव जीते। 9 बार लोकसभा के सांसद रहे। समाजवादी राजनीति के वो बहुत बड़े नेता थे। हमेशा कांग्रेस के खिलाफ राजनीति की, बल्कि इमरजेंसी के खिलाफ क्रूसेड चलाने के लिए भी उनके रोल को याद किया जाता है। 1994 में जनता दल छोड़कर उन्होंने समता पार्टी बनाई। वीपी सिंह की सरकार में 1989 में वो रेल मंत्री रहे। जनता पार्टी की सरकार में संचार उद्योग मंत्री रहे। तो अलग अलग विभाग उन्होंने संभाले। लंबा अनुभव था। रेल यूनियन के बहुत बड़े नेता रहे, पत्रकार भी रहे। दक्षिण में वो जन्मे और मुंबई से लेकर मुजफ्फरपुर तक उन्होंने चुनाव लड़े। 1967 से 2004 तक वो लोकसभा के सांसद रहे। देश के रक्षा मंत्री के तौर पर उन्हें याद किया जाता है। जॉर्ज फर्नांडिस अब हमारे बीच नहीं है। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे और 88 साल की उम्र में आज उन्होंने दिल्ली के मैक्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। लंबे वक्त से बीमार थे, इसलिए सार्वजनिक जीवन में लंबे वक्त से उन्हें देखा भी नहीं गया था और अब 88 साल की उम्र में वो हमारे बीच नहीं रहे। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हो गया है। 1998 से लेकर साल 2004 तक वो देश के रक्षा मंत्री रहे। 88 साल की उम्र में दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। अल्जाइमर्स की बीमारी से वो परेशान थे और पब्लिक लाइफ में कई सालों से वो देखे नहीं गए थे। 88 साल की उम्र में दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उनका निधन हो गया। आपको याद दिला दें, करगिल युद्ध के वक्त जॉर्ज फर्नांडिस ही देश के रक्षा मंत्री थे। जब पोखरण टेस्ट हुआ उस वक्त भी जॉर्ज फर्नांडिस ही देश के डिफेंस मिनिस्टर थे। समता पार्टी के फाउंडर थे। 1994 में समता पार्टी बनाई थी जॉर्ज फर्नांडिस ने। 1998 से 2004 तक वाजपेयी सरकार में वो डिफेंस मिनिस्टर रहे। वीपी सिंह गवर्नमेंट में रेल मंत्री भी थे और 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। हमारे बीच नहीं है जॉर्ज फर्नांडिस। देश के पूर्व रक्षा मंत्री, वाजपेयी सरकार में देश के रक्षा मंत्री थे। 1967 से 2004 तक 9 लोकसभा चुनाव उन्होंने जीते। लंबा अनुभव उन्हें राजनीति का। और अगस्त 2009 से जुलाई 2010 तक वो राज्यसभा के सांसद भी रहे। और अब दुखद खबर ये कि अब हमारे बीच नहीं है जॉर्ज फर्नांडिस। देश के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस मूल रूप से दक्षिण भारत के, लेकिन कई लोकसभा चुनाव उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों से जीते। तो जॉर्ज फर्नांडिस हमारे बीच नहीं है। आइए उनको जानते हैं, ये रिपोर्ट देखते हैं। आपातकाल युग की सबसे चर्चित तस्वीर मानी जाती है ये। हाथों में हथकड़ी, बंद मुट्ठी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। ये तस्वीर जब भी आंखों के सामने आती है तो खुल जाता है भारतीय लोकतंत्र के काले अध्याय का पन्ना। जोर, जुल्म और अन्याय के खिलाफ जिस शख्स की ये तस्वीर है वो थे जॉर्ज फर्नांडिस। अगर संविधान हम लोगों को तस्दीक देता है, संविधान के चलते अगर हम ये काम नहीं कर पाते तो फिर संविधान के बाहर हम लोगों को कौन उपाय करना है,
सोचना होगा और उसके ऊपर हम लोगों को किसी एक निर्णय पर आना होगा। जॉर्ज फर्नांडिस को पूरे भारत में तब लोगों ने जाना जब उनकी एक आवाज पर 1974 में देश भर के रेलवे कर्मचारी, जिनकी संख्या 15 लाख थी, हड़ताल पर चले गए थे। रेलवे के इतिहास में यह पहली और आखिरी दफा हुआ और उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस रेलवे फेडरेशन मेंस के अध्यक्ष भी थे। जॉर्ज साहब के मन में था कि जो इस देश का रेल को बंद कर सकता है वो इस देश को चला भी सकता है। और बहुत अन्याय अत्याचार होता था रेल मजदूरों के ऊपर और उन्होंने शुरू में समर्थन नहीं किया था रेल स्ट्राइक का, लेकिन उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी, प्रेसिडेंट ऑफ रेलवे मैन यूनियन बनाया, तो उन्होंने देश भर में आंदोलन चलाने का काम किया और रेलवे स्ट्राइक एक बहुत बड़ा कदम था जिससे इंदिरा गांधी के अंदर वो कहते थे कि एक डिक्टेटरशिप का मन तैयार हो गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जून 1975 में देश में इमरजेंसी का ऐलान किया तो जॉर्ज फर्नांडिस देश में इंदिरा हटाओ आंदोलन के नायक बनकर उभरे। लाठी गोली सेंट्रल जेल, जालिमों का अंतिम खेल, इस नारे को अपनी जुबान पर रखने वाले जॉर्ज फर्नांडिस को बहुचर्चित बड़ौदा डायनामाइट केस में अभियुक्त बनाकर के गिरफ्तार कर लिया गया। वो तो यही सोचते थे कि हमको विरोध करने का एक आवाज़ उठाना, जनता कैसे आवाज़ उठाएंगे, एक विस्फोट से। लेकिन विस्फोट कभी भी किसी का जान लेवा कोई खतरा नहीं था, सिर्फ कई छोटा सा कल्वर्ट या ब्रिज या सड़क को ख़राब करने के लिए, ताकि लोग नोटिस में ले कि इस सरकार और इस इमरजेंसी के विरोध में लोग खड़े उठ रहे हैं। और फिर पकड़ा गया, जेल गए, तिहाड़ जेल, और वहाँ उनको जब कोर्ट में लाते थे तो जंजीर में पैर हाथ दोनों बांध के। और ये जब एक दिन किसी ने पूछा कि आपको क्या कहना है, तो उन्होंने हाथ उठाया, जंजीर दिखाया और बोला ये है भारत की परिस्थिति, कि भारत जंजीर से बांधा हुआ है। इमरजेंसी हटने के बाद जेल में रहते हुए जॉर्ज ने बिहार के मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ा और 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीते। केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी। जॉर्ज नहीं चाहते हुए भी जयप्रकाश नारायण और आचार्य कृपलानी के दबाव में इस सरकार में शरीक हुए। जेल में थे तो जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि वो मुजफ्फरपुर से लड़े। जॉर्ज साहब लड़ना नहीं चाह रहे थे, जेल में थे, और सारे उनके समर्थक और सारी जनता जीप में उनका ये जंजीर और हाथ का फोटो जीप के ऊपर डाल के चुनाव लड़ा गया और बहुत बड़ी बहुमत से जीते, लेकिन वो खुद जेल के अंदर थे। अपने साथियों के बीच जॉर्ज और कार्यकर्ताओं के बीच जॉर्ज साहब के नाम से मशहूर जॉर्ज फर्नांडिस मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में संचार मंत्री बने। उसके कुछ महीनों बाद उन्हें उद्योग मंत्री बना दिया गया। उद्योग मंत्री रहते हुए उन्होंने कोका कोला को भारत से बाहर करने का फैसला किया ताकि भारतीय पेय को बाजार मिल सके। जनता पार्टी और उसके बाद जनता दल के कई टुकड़ों में बंट जाने के बाद और राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव से टकराव के बाद जॉर्ज फर्नांडिस ने 1994 में समता पार्टी का गठन किया। समता पार्टी ने बिहार की सत्ता में बैठे लालू यादव को बेदखल करने का आह्वान के साथ 1995 में भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किया। राम मनोहर लोहिया और मधु लिमये जैसे नेताओं के साथ जिस जॉर्ज ने समाजवाद का झंडा बुलंद किया था, वही जॉर्ज बाद में बीजेपी जैसी दक्षिणपंथी पार्टी के साथ खड़े हो गए। राजनीतिक पंडितों के लिए ये बेहद चौंकाने वाली घटना थी। 1996 के लोकसभा चुनाव में जॉर्ज की समता पार्टी बीजेपी की सरकार बनाने के लिए सबसे आगे खड़ी थी। बिहार में एक तो लालू जी ने बहुत ही मजाक किया ये पूरा इकोनॉमिक रिफॉर्म का। उन्होंने सोचा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात जॉर्ज साहब चला रहे हैं तो ये मंडल को दबाने के लिए है,
तो कुछ अंतर्विरोध इसमें आ गया। लालू जी ने बहुत ज़्यादा जातिवाद किया, जाति तोड़ो वाली बात नहीं की जो डॉक्टर लोहिया और सब समाजवादी कहते थे। तो जॉर्ज साहब कई बार वीपी सिंह को बोले कि देखिए हम लोग भ्रष्टाचार के विरोध लड़ते हैं, बोफोर्स से लड़कर ही आप इधर आए। उसके अलावा हम लोग जातिवाद पे नहीं विश्वास करते हैं और इधर जातिवाद हो रहा है, हम लोग सब एक ही पार्टी में हैं, ये कैसे हो सकता है। वीपी सिंह ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोले। देश में दूसरी और तीसरी बार जब अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में एनडीए की सरकार बनी तो जॉर्ज फर्नांडिस को रक्षा मंत्री बनाया गया और साथ ही वो एनडीए के संयोजक भी थे। और एनडीए में कोई भी दल जब रूठता तो उसको मनाने का जिम्मा भी जॉर्ज फर्नांडिस का ही होता था, जिसे उन्होंने एनडीए के संयोजक के रूप में बखूबी निभाया भी, क्योंकि 24 दलों का एनडीए गठबंधन था। जॉर्ज फर्नांडिस अगर राजनीति में नहीं होते तो वो मैंगलोर के एक चर्च में पादरी होते। जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म 3 जून 1930 में मैंगलोर के एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। जॉर्ज फर्नांडिस की मां जॉर्ज पंचम को बेहद पसंद करती थी, इसीलिए उन्होंने उनका नाम जॉर्ज रखा। जॉर्ज फर्नांडिस के परिवार वाले उन्हें पादरी बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को इसी चर्च में भेजा। उनको उनके पिताजी ने एक प्रीस्ट बनने के लिए सेमिनरी में भेजा था, लेकिन जॉर्ज साहब 17 साल की उम्र में जब सेमिनरी गए कॉलेज के बाद, तो उनको लगा कि वहाँ जो करते थे और जो बोलते थे उस पर बहुत फ़र्क, और उनको सही नहीं लगा कि उस जीवन में कोई सच्चाई है, तो उन्होंने छोड़ दिया। उनके पिताजी नाराज़ होकर उनको घर से निकाल दिया। जॉर्ज फर्नांडिस को चर्च की जिंदगी रास नहीं आई, इसीलिए वो मुंबई चले आए और देखते ही देखते वो सबसे बड़े ट्रेड यूनियन के नेता बन गए। उनके माँ बाप ने उनको घर आने नहीं दिया, तो बिना कोई पैसा बिना कुछ मुंबई चले गए और वहाँ कुछ दिन सोशलिस्ट पार्टी के दफ्तर के मेज़ के ऊपर सोए, कुछ दिन पेवमेंट में सोए, और वो बताते थे कि पेवमेंट पे भी, सड़क पे भी लड़ाई होती थी कि किसकी जगह कौन सी है, और 25 पैसा देना पड़ता था उस जगह के लिए। तो उनके जेब में अगर 1 रुपया होता था तो 25 पैसा सोने के लिए और बाकी से कोई चना रोटी खाने के लिए। 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने ट्रेड यूनियन नेता जॉर्ज फर्नांडिस को कांग्रेस के कद्दावर नेता सदाशिव कान्होजीराव पाटिल उर्फ एसके पाटिल के खिलाफ मुंबई में लोकसभा के चुनाव में उतारने का फैसला किया। हर किसी ने यही कहा कि पाटिल के सामने जॉर्ज के राजनीतिक सफर का यही कत्लेआम हो जाएगा, लेकिन जॉर्ज लंबी रेस का घोड़ा साबित हुए। एसके पाटिल ने कहा था कि कोई भी नहीं मुझे हरा सकता है, भगवान भी नहीं, ऐसे एक बात कही। तो जॉर्ज साहब का पोस्टर सब जगह लग गया कि भगवान शायद नहीं हरा सकता है लेकिन आप हरा सकते हो, जनता को बोला, और जनता ने हराया। जॉर्ज ने पाटिल को हराकर न सिर्फ सभी को चौंकाया बल्कि पाटिल की राजनीतिक पारी का भी अंत कर दिया। वो अब अपनी लड़ाकू राजनीति के दम पर मुंबई के बेताज बादशाह बन गए थे। उनकी एक आवाज पर मुंबई का जनजीवन ठप हो जाता। जॉर्ज ने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।